एक जो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा, जो इंडिया का आज जो लेवल पे फॉरेन पॉलिसी का स्ट्रेंथ है वो दिखाता है और वो कहीं न कहीं मोदी जी के आंसर से बहुत ज़्यादा हाइलाइट हो रहा था कि ये बहुत प्रोसेस से उन्होंने आज अचीव किया है। ऐसे एकदम से हम्म, मिला नहीं है। वो ये था कि उन्होंने कहा कि जो भी ह्यूमैनिटेरियन कॉज़ होता था, कुछ भी डिस्ट्रक्शन हम्म, होता था, कुछ भी डिस्ट्रेस होता था, तो उन्होंने मेक श्योर किया कि इंडिया का मदद जाएगा, चाहे वो टर्की क्यों ना हो। क्योंकि टर्की को हम आजकल एक तरीके से देख सकते हैं कि थोड़ा-सा उल्टा करता है, हर चीज़ में उल्टा वोट करेगा यूएन में। पर उन्होंने उधर भी कोई क कस छोड़ी नहीं कोई, कि पूरा जाके उधर ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट दिया और सीधा-सीधा एक चीज़ हाइलाइट की, कि ये वेस्ट का उनका ठे ये लोग ठेकेदार थे, रेस्क्यू करने के। ये क्या उनका ये क्यों इन्होंने इतना हाइलाइट किया? देखिए सात्विक, इसका एक मैक्रो व्यू ये है कि सुपर पावर का कॉन्सेप्ट जो है उसको हम रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि अगर हम किसी को मदद करेंगे तो हम इसलिए मदद नहीं कर रहे कि बाद में उसके एक्सचेंज में हम पॉलिसी इंपोजिशन करने वाले हैं या डोमिनेशन करने वाले हैं या उस देश को लूटने वाले हैं। तो वेस्ट का डोमिनेंस ये था कि सपोज किसी कंट्री को पानी की सप्लाई की प्रॉब्लम है तो वो वाटर बॉटल्स भेजेगा, फिर नेक्स्ट ईयर वापस उनको वाटर बॉटल्स की जरूरत पड़ेगी तो वापस नई लिस्ट ऑफ कंडीशन वेस्ट पकड़ाएगा उनको। भारत का तरीका बिल्कुल अलग है, एम्पावरमेंट करने वाला तरीका है कि हम आपको डैम बनाने में हेल्प करेंगे कि हुँ, आपको दूसरे साल वापस मांगने की कुछ जरूरत ना पड़े। तो ये बड़ा फर्क है सुपर पावर और प्रधानमंत्री जी जो विश्व बंधु विश्व मित्र कॉन्सेप्ट बोलते हैं, इसके बीच दोनों में बड़ा वाइड डिफरेंस है, जिसमें हम कभी शॉर्ट टर्म डिप्लोमेसी नहीं किए कि भाई लीडर कौन इलेक्ट होके आया है और वो क्या बोल रहे हैं। हमने ध्यान दिया कि भाई मासेस का पीपल टू पीपल टाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट दिखाएगा। उसी के चलते टर्की अर्थक्वेक में भी हमने हेल्प किया, राइट। तो इसके बावजूद जो आप जानते हो कि उनकी पॉलिसीज कैसी रही, बिल्कुल वैसे मालदीव्स के साथ, डिस्पाइट एब्सोल्युटली, वहां से कोई भी कमेंट्स आई हो, वी स्टिल स्टैंड बाय देम, क्योंकि यस। रियलिटी है रीजन की कि उनकी डिपेंडेंसी हमारे ऊपर है। और ऐसा भी नहीं है कि हम कोई वी हैव बिकम समथिंग लाइक भगवान राम, कुछ भी सहन कर लेंगे, ऐसी भी बात नहीं है। बट द फैक्ट इज के उनका इफ यू आर बिना नाम लुकिंग लिए फॉर उनको उनका ऊपर-नीचे कर दिया था इकोनॉमी, तो सहन की हाँ बात तो अलग है। वो तो उन्हें समझ आ ही गया कि क्या हुआ। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि लीडर्स तो आएंगे जाएंगे, राइट। रिलेशंस जो पीपल टू पीपल टाइज वाले जो आपको बेनिफिट देंगे, वो शायद आपको समझ नहीं आएगा कि कितना बड़ा बेनिफिट है, टेंजिबल शायद ना दिखे, बट ओवरऑल आपको लॉन्ग टर्म में समझ आएगी, जैसे हमें अफगानिस्तान में समझ आ रही है कि वो तालिबान जिसके ऊपर पाकिस्तान सोच रहा था कि इनको कश्मीर कॉज पकड़ाएंगे यूएस हुँ, के जाने के बाद। पर क्यों? क्योंकि भारत की डिप्लोमेसी ऐसी रही कि डैम बनाएगा तो भारत, ब्रिज बनाएगा तो भारत, हॉस्पिटल बनाएगा तो भारत, लाइब्रेरी बनाएगा तो भारत। उसका बेनिफिट आज ये है कि तालिबान सोच भी नहीं सकता है, इनफैक्ट दे आर कोऑपरेटिंग विद अस, ठीक। तो लॉन्ग टर्म डिप्लोमेसी का बेनिफिट हमेशा से रहता है और हमें वैसे ही फॉरेन रिलेशंस कंडक्ट करने चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी बिल्कुल सही बता रहे थे कि बहुत सारी जगह जहां पे P5 ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी चाहिए थी, कहीं पे ली नहीं है, भारत ने वो ली है, उसका बेनिफिट मिलेगा आपको पावर स्टेटस में, सादा सी बात है। आज 100+ नेशंस अगर भारत विजिट करके एजेंडा सेट करेंगे तो P5 क्या कर लेंगे वंस द हुँ, डिसीजंस आर टेकन, एब्सोल्यूट। राइट। क्योंकि कल या परसों में एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था कि मालदीव्स एंड श्रीलंका, उसमें सिर्फ इंडिया ही नहीं, चाइना भी बहुत इंडिया के जैसे ही सेम सपोर्ट दे रहा है। उनको क्रेडिट लाइन एक्सटेंड कर रहा है। उनको जो भी चीज़ें चाहिए थी, कुछ तो उनको लोन लेने में मालदीव्स को, वो भी कुछ हेल्प दैट इज किया। द प्रॉब्लम। तो हमारे जितने भी चाइना एक्सपर्ट्स हैं वो पूरा रॉन्ग एनालिसिस, कम से कम ये 20 इधर साल वापस तक आपकी चीज़ पूरा। विंडिकेट हो रही है, जो आपने हाँ कहा है कि बिल्कुल। इंडिया और चाइना को साथ में ही चलना पड़ेगा। देखिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड आपको मिलेगा ही नहीं विदाउट अ मल्टीपोलर एशिया। तो चाइना के साथ रिलेशंस में हम इतना कह सकते हैं कि इतना अग्रीमेंट है कि यूनिपोलैरिटी खत्म करना चाहते हैं। हुँ,
मल्टीपोलैरिटी कैसी होगी उस पर शायद अभी तक उतना कॉन्क्रीट एग्रीमेंट ना हो, लेकिन इतना एग्रीमेंट हो चुका है कि जॉइंटली पहले मिलकर यूनिपोलैरिटी खत्म करते हैं, वो तो साफ दिख रहा है। अब वो भारत एब्सोल्युटली। चाइना के एक्सपर्ट्स पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। मैं पहले दिन से बता रहा हूं कि वो गलत एनालिसिस कर रहे हैं, स्पेशली वो जो वॉर वाले जो 2020 से इंतजार कर रहे हैं वॉर का। आपने मुझे पहले दिन कहा था जब हम लोग इज़राइल में मिले थे, आपने ये पहले कहा था और मुझे सच बता रहा हूँ, मैं आपको बिलीव नहीं कर रहा था। मैं बोला ऐसा कैसे हो सकता है? सब कह रहे हैं तो कुछ तो होगा ना। पर आपने अभी तक जो भी कहा है, अगर हम क्लियरली फॉलो करें चीज़ों को, कहीं न कहीं वो वही डायरेक्शन ये में जा रही है। ये जितने भी चाइना एक्सपर्ट्स हैं, इनको जरा ये पूछो कि डी रेडिकलाइजेशन और डीमिशनराइजेशन ये दो ही क्यों हो रहा है चाइना में, और बुद्धिज्म और टाओइज्म को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? ये तो कम्युनिस्ट रिजीम है ना, तो बुद्धिज्म और टाओइज्म को क्यों पुश किया जा रहा है? मंदिर क्यों रिवाइव हो रहे हैं? उनको जरा पूछो चाइना एक्सपर्ट्स को, है ना? जो अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर क्या कर सकते हुँ। अ, तो अभी थोड़ा-सा इंटरव्यू के बाहर चलते हैं, 2-3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हुई है। मुझे आप बताइए कि आपको क्या लेना है? क्योंकि ईरान प्रेसिडेंट की जो हत्या हुई है, एक वो है और दूसरा जो ये सबसे बड़ा शॉकिंग हाइलाइट था या हेडलाइन है, वो ये है कि 4th जुलाई को ब्रिटेन का अर्ली इलेक्शंस अनाउंस हो गया है। आप बताइए आपको क्या लगता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे कंजक्चर में? हैं? व्यूअर्स आई थिंक व्यूअर्स यूके वाला जानना चाहते हैं, बिकॉज वो जो फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ जो टाइमलाइंस हैं जो मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर रखी है। सो मुझे जो समझ में आ रहा है, उन्होंने प्रीपोन किया है इलेक्शन, जिसका मतलब होता है कि स्पीड अप होगा क्राइसिस। स्पीड अप होने का मतलब होता है जो चीज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जनवरी यूके इलेक्शन रिजल्ट के बाद करेंसी रिलेटेड नेगोशिएशंस कुछ शुरू होंगे, ओके, और जो क्राइसिस के इवेंट्स हैं जो बैंकिंग और आईटी सेक्टर वाले वेस्ट में जो मैंने बताए हैं, मुझे लगता है ये दोनों प्रीपोन होगा। कितना प्रीपोन होगा? इलेक्शन यूएस के इलेक्शन रिजल्ट से पहले नहीं होने वाला। तो यूएस इलेक्शन रिजल्ट के बाद जब क्राइसिस पीक पे जाएगा, उसके बाद आप ये नेगोशिएशन शुरू होता हुआ देखेंगे, राइट? सो ओवरऑल जो मैंने टाइमलाइन बताई है, जिसमें मैंने कहा है कि यूएस डॉलर पे सबसे पहला ट्रिम जो लगेगा अराउंड बिफोर दिसंबर 2025, ओके, मुझे नहीं लगता उसमें कोई चेंज अभी तक। अच्छा। ठीक है, तो पहला ट्रिम यूएस डॉलर पे लग जाना चाहिए बिफोर दिसंबर 2025। थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि आपके प्रेडिक्शंस बहुत ज़्यादा जल्दी सही होने वाले हैं और ₹3 $1 थोड़ा-सा डर तो लग रहा है। वो तो अभी 2029 है, लेट्स सी। हाँ, पर आप बोल रहे हो ट्रिम शुरू हो गया तो वो पहला पड़ाव तो आ ही चुका है। पहला नजदीक है, हाँ, बिल्कुल। वी आप कैन एक टेक तो क्वेश्चंस नाउ। ठीक है, एक आपका ट्वीट मुझे शेयर करना था, तो वो दिखा के फिर विल गो टू द क्वेश्चन। ठीक। मैंने वो तुमको किया ना, जर्मनी, जस्ट अ सेकंड। जर्मनी वाला। ये वाला हमने अभी जस्ट लिया। ये भी एक मेरा था, उसमें भी आपका कोई प्रेडिक्शन तो कहीं न कहीं है। अच्छा, एक आपने प्रेडिक्शन आई थिंक रिसेंटली 5 दिन पहले ही जेडी पे दिया था। वो ये था कि अ, रशिया और चाइना जो हब कर रहे हैं, उसके वजह से जापानीज़ ओल्ड कपल्स इंडियन एडल्ट्स को अडॉप्ट करेंगे। इसका हम्म, लॉजिक क्या है? देखिए, ये जिस प्रकार का अलायंस है रशिया और चाइना के बीच, और आगे जिस तरह से ये आगे बढ़ेगा, उस हिसाब से जापान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फील होगा। एक्चुअल में है या नहीं पता नहीं, बट फील होने वाला है, विच मीन्स क्योंकि उनके बर्थ रेट जा चुके हैं और पैसे अच्छे खासे हैं, अ, तो एक ही रास्ता बचता है कि इंडियन एडल्ट्स को वो अडॉप्ट करना शुरू करें। दैट इज वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्सेज तो कोई भी कंट्री से मिल जाएंगे, हुँ, लेकिन भारतीय एग्ज़ैक्टली। मिलेंगे तो
भारतीय मिलेंगे तो एटलीस्ट सम सेंस ऑफ सिक्योरिटी फॉर द आइलैंड नेशन, दैट इफ एट ऑल मतलब अगर चाइना इंडिया और इन्वॉल्व हो रशिया, गई, अगर इंडिया इन्वॉल्व हो गई तो चाइना, रशिया आपसे दूर रहेंगे, आपको मतलब at least they हार्म will नहीं करेंगे। think, at least they will think before any drastic action, right? ओके। तो ईरान का ये भी जो ऐसा अब ही है, क्योंकि वो चाबार पोर्ट प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया, which is why इजराइल एंड यूएस इतने साल तक कुछ एक्शन, ड्रास्टिक एक्शन नहीं लिए। हम्म, ओके, इन अ वे भारत ट्राइंग टू सेव, ऐसा बोल सकते हो आप। ओके। वो दिखाइए ना। तो कहाँ गया वो, जो अभी हमने एक ट्वीट दिखाया था कि जर्मनी हम्म, ने पोजेशन ऑफ चाइल्ड पोर्न को डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। ये मेरे हम्म, दिमाग में सबसे शॉक वाली चीज थी, क्योंकि जर्मनी एक बहुत बड़ा हिस्सा है वेस्ट का। हम्म। आई माइट नॉट बी एग्जैक्टली राइट, बट कहीं ना कहीं यूएस तो कंट्रोल करता ही है जर्मनी को। ये क्या हो रहा है, ये व्हाट डज, ये क्या, किस तरफ जा रहा है ये चीज? ये तो जर्मनी में आई थिंक जो सेकेंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू ही हो गया था ये चीज, क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट होती है ना कोलैप्स की, उसमें ये हम्म, सबसे बड़ा पार्ट होता है कि सोसाइटल कोलैप्स कैसे कराना है। जैसे मैन को मैन आइडेंटिफाई नहीं करना, वुमेन को वुमेन हाँ, आइडेंटिफाई नहीं करना। इट इज लाइक टॉर्चर ऑफ योर ब्रेन। मतलब दिन है लेकिन आप फिर भी उसको बोल रहे हो नहीं रात है, तो इट इज लाइक हम्म, यू नो सोशल कोलैप्स कराने की कोशिश हो रही है साइकोलॉजिकली। तो जर्मनी सर्टनली अ पार्ट, ओके। उसमें वेमार रिपब्लिक आप जानते हो, अगर उसकी आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से हिटलर के आने से पहले ये पूरा सोसाइटल कोलैप्स किया गया था। आज जो अभी आप एलजीबीटीक्यू और ये सब जो देख रहे हो ना, वो तो कुछ भी नहीं हाँ, है। वेमार रिपब्लिक में जो हुआ है, अगर आप वो देखोगे तो बर्लिन में रास्ते पे सारे जो मैन है वो लड़की के फ्रॉक्स पहन के घूमते थे, सारे के सारे। अच्छा। हाँ, आप देखो पढ़ो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले जर्मनी में क्या क्या हुआ है।